नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज से मैं साइंस यानी विज्ञान की एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे वो टेक्निकल एग्ज़ाम हो या नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम हो, जैसे रेलवे हो या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, टेट हो, सुपर टेट या सी टेट, टेट या सुपर टेट या सी टेट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में तो 30 नंबर के सिर्फ प्रश्न साइंस से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं साइंस की एक सीरीज़ लेके आया हूँ। साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हर भाग में जानेंगे और समझेंगे। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य के एरिथ्रोसाइट्स का जीवन काल क्या होता है या कितना होता है। तो एरिथ्रोसाइट्स को हम बोलते हैं आरबीसीज बोलते हैं, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं आरबीसीज। तो आरबीसीज का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, उसका जो सही उत्तर है वो है बी 120 दिन। इसको व्याख्या के साथ देखेंगे। एरिथ्रोसाइट्स पहले एग्जाम में नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते थे, जैसे रेड ब्लड सेल की यानी लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। अब उसी प्रश्नों को एग्जामिनर कुछ अलग तरीके से पूछता है, जैसे एरिथ्रोसाइट्स का जीवन काल कितना होता है तो उसका 120 दिन होता है। उसी तरह वाइट ब्लड सेल को अब पूछा जाता है ल्यूकोसाइट्स यानी जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है तो वो 10 दिन से कम होता है। उसी तरह प्लेटलेट्स जो होता है उसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, जिसका जीवन काल 5 से 9 दिन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे निम्नलिखित में से किस पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए क्लोरोफिल। पौधे क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं। आगे देखेंगे, पौधे के पास हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यानी जो पौधे होते हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जल से H2O से, यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं और किस चीज़ का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसीलिए पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं। इनको स्वपोषी जीव कहा जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पौधे किस प्रकार के जीव हैं, तो वो स्वपोषी जीव हैं। आगे देखेंगे, जंतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव होते हैं, यानी जो जंतु होते हैं वो किस प्रकार के जीव होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए परपोषी जीव होते हैं। पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी, और जंतु क्या होते हैं, परपोषी जीव होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी स्टार्च के रूप में। पौधों का भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है, जंतुओं में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, जंतुओं का भोजन संग्रहित होता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करने का रिकॉर्ड किसके पास है। यानी कौन है जिसके पास प्रकाश संश्लेषण वो ज़्यादा करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी एल्गी, जिसको हम लोग शैवाल बोलते हैं। देखिए, शैवाल ही है जो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करता है। इसीलिए इससे रिलेटेड एक और प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो इसका सही उत्तर है वो है सी
एल्गी यानी शैवाल। देखिए शैवाल सबसे ज़्यादा अगर प्रकाश संश्लेषण करता है तो वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मुक्त करेगा, इसीलिए पृथ्वी पर सबसे ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? शैवाल। अगला प्रश्न है या इस देखिए, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, हमेशा पूछा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है C6CO2 + 6H2O। ये प्रकाश संश्लेषण होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12O6 + 6O2, यानी ऑक्सीजन क्या होती है यहाँ से रिलीज होती है, मुक्त होती है। तो इसका जो सही उत्तर था वो है C। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नहीं बल्कि इस पे व्याख्या देख लीजिए। इस रासायनिक सूत्र से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इस रासायनिक सूत्र को हमेशा याद रखिएगा और देखिए इससे कितने प्रश्न बनते हैं। एक ही छोटा सा रासायनिक सूत्र है जिससे कितने प्रश्न बनते हैं। इससे अलग और प्रश्न है, पहला एक और प्रश्न है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ क्या हैं? यानी जो रॉ मटेरियल होते हैं, ग्लूकोज का निर्माण होगा तो उसमें रॉ मटेरियल क्या क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल, और दूसरा क्या हो जरूरी है? इसको ऊष्मा के लिए, जो कोई भी चीज़ का दहन करने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत होती है तो उसके लिए सनलाइट। तो इससे ये भी प्रश्न बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ यानी रॉ मटेरियल क्या है? तो उसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूरज की लाइट, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की लाइट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं बल्कि इसमें अगला, हाँ यही अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद बनकर तैयार होता है? यानी ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें कौन सा उत्पाद बनकर तैयार होता है? तो वो होता है ग्लूकोज C6H12। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसका जो इसमें उत्तर होगा वो C6H12O6 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उत्पाद क्या बन के आता है? ग्लूकोज। अगला इससे प्रश्न बनता है इसी रासायनिक सूत्र से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो वो होती है O2 यानी ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त होती है। इसी रासायनिक प्रक्रिया से और भी प्रश्न बनते हैं। प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है? यानी जो रॉ मटेरियल है उसमें उस रॉ मटेरियल से कहाँ से मुक्त होती है? तो वो होता है जल। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो जल से क्या मुक्त होता है? ऑक्सीजन। और उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड से क्या रिलीज होता है? तो वो भी आगे देख लेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो उसको रेडॉक्स बोलते हैं। रेडॉक्स बेसिकली दो तरह में डिवाइड किया गया है। उसको पहला है रिडक्शन, जिसको अपचयन बोलते हैं। ये रिडक्शन होता है। अपचयन किसका होता है? जो रॉ मटेरियल होते हैं प्रकाश संश्लेषण में पौधे का, वो Ca2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ही क्या होता है? अपचयन होता है। और अपचयन होने के बाद किस चीज़ का निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। दूसरा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका होता है? जल का। ऑक्सीकरण जल का होता है। और जल का जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न क्या था? प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो है रेडॉक्स। हमने उसको विस्तार से बता दिया। इससे अगला प्रश्न बनता है इसी रासायनिक सूत्र से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन होता है? जो अभी आपको ये बताया गया है, इसमें अपचयन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी से अगला प्रश्न बनता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका क्या किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? वो होता है जल का, H2O का। ठीक है, अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है ये आप सभी जानते होंगे, 7 रंग होते हैं। हम इससे 7 रंगों से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो हम उनके भी तरफ चलते हैं। देखिए क्या है,
इसको हम विवग्योर के नाम से जानते हैं। आप याद करने के लिए इसको विवग्योर बोला जाता है, जिसमें वी से होता है वायलेट यानी बैगनी, आई से होता है इंडिगो यानी आसमानी कलर, वी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन यानी हरा, वाई से येलो यानी पीला, ओ से ऑरेंज यानी नारंगी, आर से लाल यानी रेड जिसको बोलते हैं, लाल होता है। देखिए ये इसको इसलिए बताया गया है ग्राफ इस तरह बना के, क्योंकि आर यानी रेड लाल कलर का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और वी यानी वॉयलेट यानी बैंगली कलर का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है। तो हमने ये ग्राफ बनाया है। इसी से प्रश्न जो बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वो देख लीजिए क्या क्या प्रश्न हैं। जैसे इससे पहला प्रश्न बनता है कि सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सूर्य के किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है, उसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश। इसी को जो वेबग्योर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश। तो ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न बनता है किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। तो मैंने बताया तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड कलर का यानी लाल कलर का, तो इसका उत्तर है लाल। हमारा अगला प्रश्न है किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये ऑप्शनली प्रश्न है। देखिए इसके हिसाब से विबग्योर के हिसाब से तरंग दैर्ध्य बैगनी कलर का सबसे कम होता है। तो अगर ऑप्शन में बैगनी कलर होगा तो उस सबसे उत्तर आपका उसमें सही होगा बैगनी कलर, लेकिन अगर वास्तव में बैगनी कलर ऑप्शन में नहीं है तो उसका उत्तर होगा हरा कलर। इस प्रश्न को हमेशा याद रखिएगा। अगर ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर प्रश्न में बैगनी कलर होगा तो आप बैगनी पे टिक करेंगे, अगर नहीं तो उसका सही उत्तर होता है हरा कलर। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में पौधे प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं वो लोग परिवर्तित करते हैं। अब अगला प्रश्न है केंचुआ तथा दीमक किस प्रकार के परपोषण जीव हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी अपरदाहारी। देखिए पहले जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछते थे बहुत ही नॉर्मल कि शाकाहारी कौन है मांसाहारी कौन है, अब स्टैंडर्ड बदल चुका है, इसलिए प्रश्न अब कुछ अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनमें से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में या पूछे जाते हैं। जैसे सांप और बिच्छू ये किस प्रकार के जीव हैं। तो ये है कैनिबल्स, और ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ये निर्भर होते हैं अपने से छोटे ही जीव पे, यानी अपने से सांप अपने से छोटे जीव को खाता है, बिच्छू अपने से छोटे से जीव को खाता है। अगला कीटभक्षी क्या होते हैं। कीटभक्षी कीटों पे निर्भर करते हैं, जिसमें छिपकली होती है, मेढक होते हैं। उसी तरह अगला है अपरदाहारी जो मृदा पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे केंचुआ। दिमाग नहीं है ये दीमक है, ठीक है, तो इसको टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो जो अपरदाहारी हैं वो क्या है, केंचुआ और दीमक। प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अभी प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि मादा मच्छर किस प्रकार के परपोषी जीव हैं। तो वो है रुधिरहारी। रुधिरहारी जो रुधिर पे डिपेंड होते हैं, यानी जो मादा मच्छर होती हैं वही किसी भी मनुष्य को काटती हैं, ना कि नर मच्छर। जोंक इत्यादि क्या है, रुधिर परपोषी जीव हैं। फलभक्षी क्या है, जो फलों पे डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे पक्षी वर्ग, गिलहरी। आगे मृतोपजीवी जो मृतोपजीवी होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जीवाणु किस प्रकार का परपोषी जीव है। तो उसको बोलते हैं मृतोपजीवी, जो सड़े गड़े मृत जंतुओं पे निर्भर रहते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है काप्रोफैगी जो अपने मल को पुनः खुद ही खाता है वो किस में पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी खरगोश,
यानी खरगोश अपने मल मूत्र को पुनः खाता है। अगला प्रश्न है, कौन एकमात्र ऐसा जंतु है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ये बहुत बार बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, युगलिना। देखिए युगलिना ये एक जंतु है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा क्लोरोफिल सिर्फ पौधों में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन युगलिना एक ऐसा जंतु है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी फीट होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, 33 फीट। इससे भी कुछ प्रश्न रिलेटेड बनते हैं, जैसे मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 33 फीट होती है, उसी तरह मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई 22 फीट होती है, मनुष्य के बड़ी आंत की लंबाई लगभग 4.5 फीट होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल में भोजन को पचाने के लिए आवश्यक चीज़ क्या होती हैं? यानी अगर वो ये न रहे तो मनुष्य का भोजन पचेगा ही नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, एंजाइम। यानी एंजाइम के ही माध्यम से क्या होता है, खाना पचता है। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो जब भोजन हम खाते हैं तो भोजन खाने के बाद ये भोजन हमारा कहाँ से पचना स्टार्ट होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, मुख से। यानी मुख से ही, माउथ से ही हमारा भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है। इससे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे, जैसे लार जो होता है, लार से कैसे खाना पचता है। देखिए लार में इससे प्रश्न बनते हैं, जैसे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और ये पूछा भी जाएगा। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसका जो उत्तर है टाइलिन एंजाइम। इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और आगे प्रश्न फिर बनता है कि टाइलिन एंजाइम किसे पचाता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ठीक है। अगला प्रश्न इससे बनता है कि टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचा के किस में परिवर्तित करता है? तो वो शुगर में परिवर्तित करता है। इसीलिए रोटी को ज़्यादा चबा के खाने से बाद में रोटी बहुत ही मीठी लगने लगती है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि रोटी को चबा के खाने से रोटी मीठी क्यों लगने लगती है? तो उसका रीज़न है वो है टाइलिन एंजाइम। अगला प्रश्न है, हमारे आहार नाल का कौन ऐसा अंग है जहां भोजन का पाचन नहीं होता है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार आने वाले टाइम में पूछा ही जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न बनते हैं, जैसे प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में होता है। लगभग 70% आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। अगला प्रश्न बनता है कि प्रोटीन को पचाने वाला आमाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है पेप्सिन एंजाइम तथा रेनिन एंजाइम। ये दो एंजाइम हैं जो प्रोटीन को पचाने में काम आते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर होता है वो केसिन प्रोटीन है। केसिन प्रोटीन के में जो दूध होता है उसमें केसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि दूध का रंग सफ़ेद होने का कारण क्या है? तो उसका कारण है केसिन प्रोटीन। यानी केसिन प्रोटीन के ही कारण दूध क्या होता है? सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है, आहार नाल का एक ऐसा कौन सा अंग है जो भोजन तथा वायु दोनों का संवहन करता है? यानी भोजन और वायु दोनों का वो संवहन करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, ग्रसनी।
ग्रसनी जो ऐसा अंग है जो भोजन और वायु दोनों का संवहन करता है। इससे रिलेटेड और प्रश्न बनते हैं, जैसे भोजन को नाक के छिद्र से जाने से कौन रोकता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है। भोजन को नाक के छिद्र में जाने से कौन रोकता है, वो है यबुला। अगला प्रश्न बनता है, भोजन को वायु नली में जाने से कौन रोकता है। इसका जो सही उत्तर है ये है एपिग्लोटिस। अगला प्रश्न बनता है कि छोटी आंत में प्रोटीन को कौन पचाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ट्रिप्सिन एंजाइम है, जो 30% जो प्रोटीन बचा रहता है उसको छोटी आंत में पचाता है। अगला प्रश्न है, पीत रस का निर्माण कौन करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लीवर। लीवर पीत रस का निर्माण करता है। इससे रिलेटेड, पीत रस से रिलेटेड और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे देख लीजिए, पीत रस का निर्माण कौन करता है, लीवर, आपने जान गया। लेकिन पीत रस को संग्रहित कहाँ होता है, यानी पीत रस जो संग्रहित होता है वो कहाँ होता है, वो पित्ताशय में होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीत रस का निर्माण कहाँ होता है और पीत रस संग्रहित कहाँ होता है। तो ध्यान रखिएगा, पीत रस पित्ताशय में संग्रहित होता है। अगला, पीत रस का कार्य क्या है। तो पीत रस का कार्य क्या है, वो वसा यानी फैट को जल में घुलनशील बनाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जितना जल्द हो सके मैं इसका दूसरा भाग भी लेके आऊँ। तो प्लीज़, अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।